हेलो गाइज, वेलकम टू मौर्या मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजी का 8th डे ऑफ डेवलपमेंट से। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे एम्ब्रियोलॉजी के कुछ कॉमन टर्म्स थे। कॉमन टर्म्स के बाद हम लोग देखे थे कि सेल जो है किस तरीके से नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे डिवाइड हो रही थी। जैसे फर्स्ट डे में जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद मोरूला ब्लास्टूला सेल का फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टोसीला जो है ब्लास्टोसिस्ट सेल फिर से अगेन दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे 8th डे ऑफ डेवलपमेंट से। 8th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ तक जो है ब्लास्टोसिस्ट सेल डिवाइड होकर के इनर सेल मास और आउटर सेल मास का उसमें फॉर्मेशन कर रही थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनर सेल मास और आउटर सेल मास जो है क्या फंक्शन करती है, किस पर एक्ट करती है, किसका फॉर्मेशन करती है 8th डे ऑफ डेवलपमेंट में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो का किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए, तो एम्ब्रियो का मतलब होता है कि एम्ब्रियो का मतलब है वैसा बेबी जिसका जो है बर्थ के पहले ईयरली स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा बेबी जिसका ईयरली स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है जन्म के पहले, उसे हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो आप लोग को एम्ब्रियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं 8th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा आता है वो है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास, कोई भी पूछता है आउटर सेल मास का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। आउटर सेल मास को हम लोग टोफोब्लास्ट भी बोलते हैं। टोफोब्लास्ट, टोफोब्लास्ट। तो टोफोब्लास्ट जो है अगेन जो है दो लेयर में डिवाइड होती है। आउटर सेल मास जिसे कि हम लोग टोफोब्लास्ट बोलते हैं, टोफोब्लास्ट जो है अगेन दो लेयर में डिवाइड होती है। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा उसे हम लोग बोलते हैं सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट। एंड सेकेंड वन जो हमारा है उसे बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अब बात आती है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट और सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट का क्या काम होता है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, ये क्या हेल्प करती है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहली बात है कि जो सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर से बनी होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लोग साइटोट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है प्लस मल्टी सेलुलर लेयर होती है। लेयर, अगर कोई भी पूछता है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ये किस लेयर से बनी होती है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर प्लस यूनिसेलुलर लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एक ही होता है प्लस सेल बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। जस्ट मतलब अपोजिट होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है एक किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, तो इट सिक्रेट HCG। HCG का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, ह्यूमन कोरियोनिक गोनैडोट्रोपिन हार्मोन।
तो इसका मेन फंक्शन आप लोग याद रखिएगा, सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर लेयर होती है। वो किस चीज़ का सिक्रीशन करती है, तो HCG का सिक्रेशन करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगर साइटोट्रोफोब्लास्ट का बात करते हैं तो ये सिक्रीट करती है, इट सिक्रीट HPL। HPL का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं आखिर जो HCG का सिक्रीशन करती है, तो HCG क्या हेल्प करती है बेबी के फॉर्मेशन में, मतलब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में क्या हेल्प करती है, इसका हम लोग बात करते हैं। तो HCG का काम क्या है ये आप लोग जान लीजिए। HCG जो है प्रमोट करती है कॉर्पस लूटियम को। यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऊपर में मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो इसमें जो HCG है, HCG, तो HCG जो है क्या करती है, ये कॉर्पस लूटियम को प्रमोट करती है। प्रमोट क्या करती है कि प्रोस्टोन का सिक्रीशन जो है बढ़ाओ, प्रोस्टोन सिक्रीशन इंक्रीज। क्यों बोलती है प्रोस्टोन सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि प्रोस्टोन जो है ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन होती है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन इसको हम लोग बोलते हैं, मेंटेनेंस हार्मोन। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होना चाहिए कि सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है HCG का सिक्रीशन करती है। HCG क्या काम करती है, तो HCG काम करती है कॉर्पस लूटियम को प्रमोट करने में, उसको और बढ़ाती है। कॉर्पस लूटियम को बोलता है कि प्रोस्टोन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करो ताकि जो है प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक मेंटेन रह सके। तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन किसे बोलते हैं, प्रोस्टोन को। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MCQ में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है। और अगर हम लोग बात करें कि HCG का सिक्रीशन और कहाँ होता है, मान लीजिए कोई आप लोग से पूछता है कि HCG का सिक्रीशन बॉडी के अंदर और कहाँ से होता है, तो आप लोग बताइएगा कि HCG का जो सिक्रीशन होता है फर्स्ट हमारा है पिट्यूटरी से होता है, पिट्यूटरी से HCG का सिक्रीशन होता है। सेकेंड अगर पूछता है तो लीवर से होता है, एंड थर्ड वन जो है वो कोलोन से होता है। तो कोलोन आप लोग को पता होगा क्या होता है, कोलोन आप लोग पढ़े होंगे इंटेस्टाइन के अंदर, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर जो है ये असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, इसी को हम लोग कोलोन बोलते थे। ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। तो HCG और कहाँ से रिलीज होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, लीवर से और कोलोन से। और कहाँ से HCG रिलीज हुई, HCG रिलीज होती है सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट से। सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल कहाँ से रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है आउटर सेल मास से, जिससे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट में। साइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर लेयर होता है। ये क्या सिक्रीट करता है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन का काम क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन जो है HPL, तो HPL जो है ये जो है ब्रेस्ट को, सबसे पहले बात करें तो ब्रेस्ट को मैच्योर करने का काम करती है, प्लस में ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है, तब जाकर के जो है ब्रेस्ट जो है मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन वहाँ से करती है। तो HPL जो है वर्क ऑन ब्रेस्ट पे वर्क करती है। तो ब्रेस्ट पर क्या वर्क करती है,
क्या होता है कि वहाँ पर जो है ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। इट इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मैच्योर द ब्रेस्ट देन टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि HPL का काम क्या है। तो HPL जो है ब्रेस्ट के ऊपर वर्क करती है। ब्रेस्ट के अंदर क्या करती है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है ताकि प्रॉपर जो है ब्रेस्ट मैच्योर हो सके। मैच्योर होगा तब मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का काम यही होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि 8th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कोई पूछेगा कि आउटर सेल मास, जिसे कि हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो आप लोग वहाँ से बता सकते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट जो है सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट में डिवाइड होती है। सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर लेयर होती है जो कि HCG का सिक्रीशन करती है। सीन साइटोट्रोफोब्लास्ट HCG किस पर एक्ट करती है, तो HCG जो है कॉर्पस लूटियम को प्रमोट करती है ताकि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन और ज़्यादा बढ़ा सके, जिससे कि प्रेगनेंसी जो है मेंटेन रह सके, जिसे कि हम लोग प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन बोलते हैं। HCG और कहाँ सिक्रीट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, पिट्यूटरी से और लीवर से और कोलोन से। अगर वहीं साइटोट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर लेयर होती है जो कि HPL को सिक्रीट करती है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। तो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन जो है किस पर वर्क करती है, तो ब्रेस्ट पे वर्क करती है। ये क्या करती है, तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है। ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है जिसके कारण ब्रेस्ट जो है मैच्योर होता है। मैच्योर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो ये कहानी हो गया आउटर सेल मास की। अब हम लोग बात करते हैं इनर सेल मास के अंदर क्या क्या, कैसे क्या फंक्शन होता है। इनर सेल मास का फंक्शन क्या है, तो इसमें जो है प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हो गया, उधर जो है लैक्टोजेन का सिक्रीशन हो गया, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इनर सेल मास का। इनर सेल मास, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट। इम्ब्रियोब्लास्ट। तो इम्ब्रियोब्लास्ट जो है ये क्या करता है, तो याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो। ये क्या करता है, तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब और कैसे करता है, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो इसमें जो है इनर सेल मास और इम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। ये अगेन डिवाइड इनटू 3 लेयर, डिवाइड इनटू 3 लेयर। कौन कौन सा लेयर है उसका हम लोग देख लेते हैं। डॉर्सल लेयर फर्स्ट है हमारा, सेकंड वन है हमारा वेंट्रल लेयर, एंड थर्ड वन जो हमारा है वो है जर्म लेयर। काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, और जहाँ भी लगे कि इसको लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, ताकि कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी पूछता है डॉर्सल लेयर का काम क्या है, तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा कि इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ। डॉर्सल लेयर क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है एक्टोडर्म बॉडी का, एक्टोडर्म बॉडी। अगर यही वेंट्रल लेयर की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ
इंडोडर्म बॉडी, इंडोडर्म बॉडी। अब हम लोग बात करते हैं जर्म लेयर का। तो जर्म लेयर जो है 3 बॉडी का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सा बॉडी का फॉर्मेशन करती है? तो ये जो है फर्स्ट जो है इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेजोडर्म। तो कोई भी पूछेगा दोस्तों कि आखिर जर्म लेयर होता क्या है, तो जर्म लेयर जो है एक ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसके अंदर क्या होता है कि सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट टू ईच अदर, इंटरेक्ट टू ईच अदर। सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एम्ब्रियो के अंदर जो है वो ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है एंड टिश्यू का डेवलपमेंट करता है, टिश्यू डेवलपमेंट। समझिएगा दोस्तों, मेन चीज़ यही है, जर्म लेयर ही है। जर्म लेयर क्या है? कोई भी पूछेगा जर्म लेयर किसे बोलते हैं, तो जर्म लेयर जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें कि सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। मतलब एम्ब्रियो के अंदर उसके ऑर्गन का, टिश्यू का डेवलपमेंट करते हैं। तो इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए ये सेल है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम लोग इक्टोडर्म बोलते हैं और ये जो बीच का पार्ट है इसे हम लोग मेसोडर्म बोलते हैं और जो अंदर का पार्ट है इसे हम लोग इंडोडर्म बोलते हैं। और मेजोडर्म को अगेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीन साइटो, साइटो एंड लास्ट वन अगर कोई पूछता है तो है हमारा मेजेनकाइमा। जर्म लेयर जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। और मेसोडर्म अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीन साइटो, साइटो और मेजेनकाइमा। अब हम लोग बात करते हैं कि जर्म लेयर के अंदर हमने देखा कि ऑर्गन और टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इक्टोडर्म जो है कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है, इंडोडर्म कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है, मेसोडर्म किस कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है, इसको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। ये सारा कहानी जो है 8th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का है। ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये इनर सेल मास के अंदर एम्ब्रियो ब्लास्ट सेल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो ब्लास्ट में अब बात करते हैं हम लोग इक्टोडर्म, 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 मेसोडर्म और इंडोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट कौन से लेयर में होता है हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो इक्टोडर्म में जो है फर्स्ट हमारा जो आता है वो है सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। फिर उसके बाद हेयर का फॉर्मेशन करती है, उसके बाद नेल का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो माउथ का फॉर्मेशन करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो इक्टोडर्म के अंदर कोई भी पूछेगा तो किसका किसका, सीबेसियस ग्लैंड, हेयर, नेल, माउथ का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और हम लोग आगे बोल सकते हैं माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है तो और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस में एपिडर्मिस,
फिर डर्मिस, ये सब का फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है। तो इक्टोडर्म मतलब बाहर का, तो बाहर का कौन कौन सा, हेयर हो गया बाहर, नेल हो गया, माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ये सब जो है बाहर का लेयर है, इसलिए ये सब डेवलप होता है इसके अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेसोडर्म के अंदर किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, मतलब बीच का कौन कौन सा पार्ट है। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा आता है वो है बोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी पूछ सकता है बोन जो है किस लेयर के अंदर आता है। बोन है तो कार्टिलेज भी आएगा। अब कार्टिलेज आया है तो ब्लड भी आएगा। क्लियर होगा यहाँ तक, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, उसके बाद इसमें आएगा मसल्स आएगा, और क्या आ सकता है, लिगामेंट इसके अंदर आएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। मेसोडर्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन आएगा, बोन का डेवलपमेंट करता है, इसके अंदर कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है, ब्लड का डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है, प्लस में मसल्स का डेवलपमेंट करता है और लिगामेंट का डेवलपमेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडोडर्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो इंडोडर्म के अंदर ऑडिटरी ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, ऑडिटरी ट्यूब, उसके बाद टिम्पेनिक कैविटी। ऑडिटरी है तो टिम्पेनिक कैविटी आएगा ही, क्योंकि जो ईयर होता है, ईयर के अंदर ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। टिम्पेनिक कैविटी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर आता है ब्लाडर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ओसोफेगस आएगा। ओसोफेगस का भी डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है। एंड लास्ट वन जो है हमारा, इसके अंदर पेनक्रियाज आएगा एंड गॉल ब्लाडर। तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल जो है आते हैं। तो कोई भी पूछता है कि जो जर्म लेयर है, जर्म लेयर के अंदर जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इक्टोडर्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, मेसोडर्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, इंडोडर्म के अंदर कौन कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने देखा इक्टोडर्म के अंदर जो बाहर का पार्ट है, हेयर है, नेल है, माउथ है, ओरल कैविटी है, सीबेसियस ग्लैंड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, और इसमें एक और आता है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड भी इसी के अंदर आता है। स्वेट ग्लैंड हो गया। अगर मेसोडर्म की बात करें तो बोन का फॉर्मेशन होता है, कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है और लिगामेंट का डेवलपमेंट होता है। अगर इंडोडर्म की बात करें तो ऑडिटरी ट्यूब, टिम्पेनिक कैविटी है, ब्लाडर है, इसोफेगस है, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लाडर। ये पूरा जो है 8th डे ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ये सब डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे 9th डे ऑफ डेवलपमेंट के अंदर और 10th डे, 11th डे, 12th डे कैसे जो है डेवलपमेंट होता है। तो ये 11th डे तक का कहानी था कि इस तरीके से 11th डे तक ये डेवलपमेंट ऑर्गन का होते रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि 12th डे ऑफ डेवलपमेंट जो है किस तरीके से होता है। तो दोस्तों 12th डे ऑफ डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। हाँ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों।